नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था। आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर ये 18 है। इसके पहले हिंदी के 17 प्रैक्टिस सेट बन चुके हैं, जिसे आप ज़रूर देखिएगा। उसमें चुने हुए चुनिंदा बहुत ही महत्वपूर्ण जो परीक्षाओं में आए हैं या फिर आने की संभावना है, ऐसे प्रश्नों की सीरीज है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को, हिंदी के भाग 18 को, जिसमें हमने शामिल किया है कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो उन्हें हम लोग देखेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही बगल में बने हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? क्या वो कन्नौजी है, अवधी है, बांगरू है या तेलुगु है? कौन सी भाषा नहीं आती है? तो दोस्तों एक बात जान लें, कोई बोली होती है, बोली का मतलब विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली। इस बोली का रूप जब व्यापक हो जाता है, दायरा बड़ा हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा एरिया में बोली जाने लगती है, तो इस बोली को उपभाषा कहा जाता है। उपभाषा। और उपभाषा का भी जब बहुत दायरा बढ़ जाता है जिसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाता है, तब उसे भाषा कहा जाता है। जी हाँ, भाषा कहा जाता है। तो जो हिंदी भाषा है, हमारे देश में या फिर विश्व में अनेक भाषाएं हैं, उनमें से जो हिंदी भाषा है, इस भाषा की कुछ उपभाषाएं हैं और उन उपभाषाओं की कुछ बोलियां हैं, जिन्हें हमें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। तो भाषा हिंदी है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं और उन उपभाषाओं की कितनी कितनी बोलियां हैं, कुल मिला के टोटल कितनी बोलियां हैं, और उन बोलियों में से इनमें से कौन सा नहीं है, ये हमको जानना है। तो इसको आइए विस्तार से जान लेते हैं एक ही बार में, ताकि बोली या उपभाषा या फिर भाषा से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो प्रत्येक क्वेश्चन को हम आसानी से सही कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी कुछ बोली और उपभाषाओं को विस्तार से। तो दोस्तों ये है हिंदी की उपभाषाएं और हिंदी की उपभाषाओं की बोलियां। इसमें ध्यान देंगे, हिंदी की ये 5 उपभाषाएं हैं। पहली राजस्थानी, दूसरी पश्चिमी हिंदी और तीसरी पूर्वी हिंदी। पश्चिमी पूर्वी ये 2 हिंदी हैं उपभाषाएं हिंदी की, और बिहारी है और पहाड़ी है। ये 5 उपभाषाएं हैं। इन 5 यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो ये 5 उपभाषाएं हैं। या फिर पूछता है हिंदी में कि कौन सी उपभाषा नहीं है, तो इसमें से जो नहीं रहेगा उसको आप चुनेंगे। अच्छा, हम बात करते हैं, यहाँ जो क्वेश्चन आपका है बोलियों को लेकर है, तो इतनी सारी बोलियाँ हैं। आपसे पूछा जाता है कौन सी राजस्थानी बोली के अंतर्गत आती है, भी पूछा जाता है, जिसको आपको याद करना है। देखिए, राजस्थानी उपभाषा के तहत मारवाड़ी, जयपुरी और ढूढ़ाड़ी, मेवाती, मालवी, ये 5 बोलियां आती हैं राजस्थानी भाषा, राजस्थानी हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत। दोस्तों ये 5 बोलियां आती हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, ढूढ़ाड़ी, मेवाती और मालवी। आप इसको कहीं नोट कर सकते हैं, यहाँ से कई प्रकार के ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, यही इतने से। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिएगा आप। तो ये 5 बोलियां हो गई, यहाँ पर 5 हो गई। और पश्चिमी हिंदी की बात करते हैं, तो पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, और खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है दोस्तों, इसको ज़रूर आप नोट करिएगा। खड़ी बोली को दूसरी भाषा में कौरवी बोली कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षाओं में कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, तो वो कौरवी है। अच्छा, इसमें दूसरी बोली आती है बांगरू। बांगरू को हरियाणवी भी कहा जाता है। और तो ये जो है पश्चिमी हिंदी में 3 बोलियां हैं, खड़ी बोली या कौरवी, बांगरू, और एक बोली है हरियाणवी। तो 5 और ये 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, नहीं सॉरी, इसमें खड़ी बोली या कौरवी, बांगरू या हरियाणी, और इसमें ब्रज भाषा है, बुंदेली है और कन्नौजी है। ये इतनी भाषाएं हैं। तो हम देखते हैं कि खड़ी बोली या कौरी, बांगरू या हरियाणी, ब्रज बोली, बुंदेली और कन्नौजी, ये 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं दोस्तों। तो 5 बोली राजस्थानी के अंतर्गत और 5 बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो ये कुल मिला के आपकी 10 बोलियां हो गई। सॉरी, ये 5 था। अच्छा और बात करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी,
ये 3 बोलियां आती हैं दोस्तों, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और बिहारी के अंतर्गत आने वाली बोलियों की बात करते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भोजपुरी है, मगही है और मैथिली है, 3 बोलियां। जी हाँ, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां और बिहारी हिंदी के अंतर्गत भी 3 बोलियां आती हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी में आपकी 3 बोलियां आती हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली और हिमांचली। तो ये 3 बोलियां हो गई। तो कुल मिला के आप जो है जोड़ते हो तो 5 और 5 10 और 10 3 13 और 3 16 और 16 3 19, कुल 19 बोलियां आती हैं दोस्तों। अब यहाँ पर एक बात आपको समझना है दोस्तों, अगर मान लीजिए आता है कि हिंदी की कितनी बोलियां हैं और ऑप्शन में 18 19 20 ऐसे रहता है, और मान लीजिए 19 नहीं रहता है तो आप 18 को चुनेंगे, क्योंकि हिमांचली को बाद में जोड़ा गया है, हिमांचली पहले नहीं था। तो पहले हिंदी में कुल 18 बोलियां थीं, लेकिन अब हिंदी में कुल 19 बोलियां हैं। एनसीईआरटी भी इस बात को मानता है कि हिंदी की बोलियां कितनी हैं, तो 19 हैं। याद रखिएगा, दोनों पॉइंट को एक बार फिर से हम दोहरा रहे हैं कि अगर आपसे में पूछा गया हो क्वेश्चन में आपसे कि हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो 5 उपभाषाएं हैं और 19 बोलियां हैं एनसीईआरटी के तहत। बाय द वे, ऑप्शन में 19 ना हो 18 हो तो 18 को ही आप सही कर सकते हैं। तो ये सब समझने के बाद अब जो है हम अपना क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारा था, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो आपने देखा कि कन्नौजी भी आती है, अवधी भी आती है, बांगरू भी आती है, लेकिन तेलुगु जो है वो नहीं आती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन डी सही होगा। दोस्तों आपने देखा कि इसमें एक ही क्वेश्चन से हमने आपको 15-20 क्वेश्चन सही करा दिया। बोलियों उपभाषाओं से 15-20 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अगर इतनी बोलियां उपभाषाएं आप याद कर लेते हैं तो सभी क्वेश्चन आप सही करेंगे। तो एक क्वेश्चन से आपको कितना बढ़िया विस्तार मिल गया, कितना बढ़िया वर्णन मिल गया। बस दोस्तों हम हमारे लिए आपको इतना ही करना है कि चैनल पर अगर आपने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जहाँ तक हो सके, जिस भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे व्हाट्सएप पर, चाहे फेसबुक पर, चाहे जहाँ भी, इसको शेयर करिए दोस्तों। तो हमारी बहुत बड़ी मदद होगी आपके द्वारा और हमारे चैनल को बढ़ने में और मदद मिलेगी और इस प्रकार हमारा उत्साह बढ़ेगा। हम आपके लिए और भी अच्छा करने की कोशिश करते रहेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अब अपनी श्रृंखला का दूसरा क्वेश्चन। तो ये है दूसरा क्वेश्चन दोस्तों। इसमें पूछा गया है कौन सा शब्द क्षेत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्षेत्र पूछा गया है, तो क्षेत्र का पर्यायवाची देखिए आपको आता हो या ना आता हो। आप यहाँ देख रहे हैं तो 3 ऑप्शन जो है, राक्षस, दानव, निशाचर, तीनों ही राक्षस के या क्षेत्र के पर्यायवाची हैं। बाकी एक आपका अलग है, भूसुर, यही आपका जो है क्षेत्र का पर्यायवाची नहीं है। भूसुर जो है ब्राह्मण को कहते हैं, ब्राह्मण याद रखिएगा, ब्राह्मण या पृथ्वी का देवता, ऐसा इसका अर्थ निकलता है। तो इसको याद रखिएगा। कुल मिला के ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी सही होगा। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन चुन के हम आपके लिए लाते हैं, प्रत्येक दिन लाते हैं कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट, जिससे आपको सर्तियाँ बहुत ही खास लाभ मिलेगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है। और इसमें श्रृंगार को दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार पूछा गया है, पूछा भी जाएगा दोस्तों। तो श्रृंगार में आप एक बात नोट कर लें, जिस स्रा में यहाँ पर एक ही पाई हो, जी हाँ, और नीचे री का मात्रा लगा हो और ऊपर बिंदु भी लगा हो, ऐसे वाले ऑप्शन को आप चुनेंगे। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, श्रृंगार। ये डबल तो इसमें कतई नहीं रहता है, सिंगल रहता है श्रृंगार वाले में, ध्यान रखिएगा, ये इसकी विशेषता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन संधि को लेकर है दोस्तों। महर्षि शब्द में पूछा गया है कि महर्षि शब्द में कौन सी संधि है। तो कौन सी संधि है किसी शब्द में, इसको पहचानने के लिए सबसे पहले हमको संधि विच्छेद करना होगा और देखना होगा कौन सा नियम उसमें फॉलो हो रहा है। जो नियम फॉलो हो रहा है उसी संबंधित वही संधि उसमें होती है। तो महर्षि, यहाँ पर महर्षि शब्द को देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे संधि विच्छेद करने का एक बढ़िया परफेक्ट तरीका। हम क्या करते हैं, जब ऐसा शब्द हो जिसमें हमको थोड़ा सा समस्या हो, पहचान ना आए, तो हम
उस शब्द के प्रत्येक अक्षर को अलग अलग कर देते हैं। देखिए जैसे माँ है, तो माँ में हलंत नहीं लगा, इसका मतलब माँ में एक अक्षर आपका स्वर छिपा हुआ है, कौन सा? छोटा आ। जिस अक्षर के नीचे हलंत ना लगा हो उसमें छोटा आ रहता है दोस्तों। अच्छा, हा के भी नीचे हलंत नहीं लगा है दोस्तों, इसलिए ये सिद्ध होता है खा में भी छोटा आ छिपा हुआ है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो जिस अक्षर के ऊपर ये रा होता है दोस्तों, इसको रेफ कहते हैं। ये जिसके ऊपर होता है उसके पहले होता है, तो सा के ऊपर है, निशा के पहले है, यानी हा के बाद तुरंत है, तो यहाँ पर आपका है आधा रा है दोस्तों। अच्छा, ये छोटी ई की मात्रा जो है आपको हमेशा व्यंजन के पहले दिखाई पड़ती है दोस्तों, लेकिन कभी भी कोई भी स्वर व्यंजन के पहले नहीं होता, हर एक स्वर व्यंजन के बाद होता है, अर्थात पहले खष्टिस्सा है। और खष्टिस्सा में कौन सा स्वर है दोस्तों? तो मात्रा आपको दिखाई पड़ रही है, छोटी ई है। ये हमने प्रत्येक अक्षर को अलग कर दिया। ऐसे जब अलग करते हैं तो हमें यहाँ पर एक पहचान मिल रही दोस्तों, एक पहचान मिल रही है। क्या है वो? अर। आप जानते हैं कि गुण संधि में कहा गया है कि जब आ के बाद री हो तो दोनों मिलकर बन जाते हैं दोस्तों अर, और जब आ के बाद ई हो तो दोनों मिलकर बनते हैं ए, और जब आ के बाद ऊ हो तो दोनों मिलकर बनते हैं ओ। इस प्रकार तो ये तीन नियम हम गुण संधि का 3 सूत्र हमको याद रहना चाहिए। आ के बाद ई हो तो ए होता है, ऊ हो तो ओ होता है, और री हो तो अर होता है। तो यहाँ अर वाला पहचान हमको मिल रहा है दोस्तों। अब जब अर वाला पहचान मिल जाए तो हमको मालूम है दोस्तों, आ और री दोनों मिलकर अर बनते हैं, तो अर को हटाकर आ और री हम लोग रख देते हैं, तो हमारा संधि विच्छेद जो है वो हो जाता है। अब यहाँ अर को हटाना है दोस्तों, तो अर को हम हटा देते हैं, अर को हम हटा देते हैं दोस्तों, अर को हटा देते हैं। अच्छा, जब अर को हटाते हैं, जब अर को हटाते हैं तो फिर यहाँ पर हमको आ और री रखना होगा। तो माँ में अब जब आप सॉरी एक मिनट, जब इस अर को हटाते हैं, अर को हटा देते हैं, तो फिर यहाँ हमको रखना होता आ और री। देखिए माँ में आ मिला हुआ है पहले से, तो माँ पूरा हो जाएगा, और हा आधा है, यहाँ जब आ लगाएंगे तो महा हो जाएगा, और इधर जब री रखेंगे तो ऋषि हो जाएगा। ये आपका ऋषि हो गया, तो महाधन ऋषि, ये इसका संधि विच्छेद हुआ। हमने देखा सूत्र किसका फॉलो हुआ, तो गुण संधि का, अर्थात इसमें कौन संधि है दोस्तों? तो इसमें गुण संधि है। जी हाँ, इसमें गुण संधि है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दीर्घ संधि क्या होता है? जहाँ दोनों तरफ समान स्वर हों और दोनों मिलकर दीर्घ बन जाए, वहाँ दीर्घ संधि होता है। वृद्ध संधि कहाँ होता है? जब ए के बाद आ के बाद ए या ए हो तो दोनों मिलकर ए बन जाते हैं दोस्तों। यण संधि कहाँ होता है? जब ई या और जब ई ऊ री के बाद कोई दूसरा भिन्न स्वर हो तो ई ऊ री क्रमशः या व रा बन जाते हैं, ये आपका यण संधि है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को सही करने के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? तो अव्ययीभाव समास है, समास द्वंद्व समास भी है, बहुब्रीहि समास भी है, एक है कर्म कारक समास। ये कोई समास नहीं होता दोस्तों, कर्म कारक कोई नहीं, कर्मधारय समास होता है। कर्म कारक ना तो कोई समास होता है ना कुछ भी होता है। तो इस प्रकार आपका जो सही होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने इस श्रृंखला के अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, मूक का विलोम क्या होगा? आपने सुना होगा, मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, ये आपने पढ़ा होगा। तो मूक होई वाचाल मतलब मूक माने क्या होता है, वाचाल माने क्या होता है? मूक माने होता है जो बोल ना सके, बोल ना सके उसको मूक कहते हैं, बधिर कहते हैं। और जो ज़्यादा बोलता हो उसको वाचाल कहते हैं, बहुत बोलता हो उसको वाचाल कहते हैं, जो बहुत बोले इसको वाचाल कहते हैं। तो मूक का विलोम जो है क्या होता है दोस्तों? तो मूक का विलोम जो है वो वाचाल होता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है, ऐसा पूछा गया है। तो शब्द विचार में आपने पढ़ा होगा कि इसका वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है दोस्तों।
अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और रूपांतरण के आधार पर, विकार के आधार पर। ये 4 प्रकार का आपका होता है, जिसमें देशज और विदेशज जो है वो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार होते हैं। यहाँ विदेशज यानी विदेशी भाषा से क्वेश्चन आपका उठाया गया है। तो चूंकि अनुच्छेद 351 में कहा गया है दोस्तों कि हिंदी के शब्द भंडार को बढ़ाने के लिए जो है हिंदी में अन्य भाषाओं से शब्दों को लेकर के इसके शब्द भंडार को बढ़ाया जाए। संस्कृत से लिया जाए, फ्रांस से लिया जाए, पुर्तगाल से लिया जाए, अंग्रेजी के शब्द लिए जाए, तमाम भाषाओं के शब्द लिए जाए। तो इसमें आपसे पूछा गया है एक शब्द आलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो आलमारी जो है हिंदी का शब्द नहीं है, हमारे हिंदुस्तान का शब्द नहीं है, ये आया है पुर्तगाल से, अर्थात ये जो है एक पुर्तगाली शब्द है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने श्रृंखला का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक मुहावरा है दोस्तों। पूछा गया है आँखों में गणना मुहावरे का क्या अर्थ है? आँखों में गणना, देखिए दोस्तों कभी भी मुहावरे का जो है वो सीधा अर्थ नहीं लगाया जाता है। मुहावरे से भाव जो उत्पन्न होता है उस भाव के अनुसार उससे टैली करता हुआ ऑप्शन हमको चुनना होता है। तो जैसे आँखों में गणना, तो ऐसा होता है जैसे आँखों में किसी कोई गड़ जाता है, मतलब वो जो है उसके मन में खटक जाता है ना, उसको लगता है कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, इसको हम मारेंगे या कुछ भी ऐसा कुछ उसके मन में हो जाता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है उसमें कहा गया है मन में खटकना, यानी यही ऑप्शन आपका सही होगा। गौर से देखना नहीं होगा, सहन न कर पाना नहीं होगा, वस्तु को पीने की उत्कट लालसा भी नहीं होगा। ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, मन में खटकना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है? इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है, यानी सभी तद्भव है, एक ही शब्द आपका तद्भव नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। पत्ता तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पत्र होता है। अंग्रेज तद्भव शब्द है। चलिए, हाथ ये भी तद्भव है, इसका हस्त होता है, कर होता है या कर होता है, कर माने भी हाथ होता है। लेकिन एक शब्द है आपका तस्कर, ये जो है तद्भव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए आपका सही होगा, तस्कर जो एक शब्द है ये तद्भव नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए कहाँ से ले लिया गया है दोस्तों। कनिष्ठा, यूपी टेट में इस प्रकार के बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस उंगली का क्या नाम है। तो जैसे दोस्तों आपके हाथ में ये छोटा सा अंगूठा होता है, फिर उससे बड़ी उंगली होती है, फिर सबसे बड़ी उंगली होती है, फिर एक छोटी उंगली होती है और एक सबसे छोटी उंगली होती है। इस प्रकार दोस्तों, तो इस प्रकार हमारा हाथ होता है। ये जो अंगूठा होता है दोस्तों, इसका जो तत्सम निष्ठ नाम है, शुद्ध नाम है, वो अंगुष्ठ है। अंगुष्ठ है या अंगूठा ही सही होगा, अंगुष्ठ भी सही होगा। तो अंगुष्ठ है, इसका नाम अंगुष्ठ है दोस्तों। अच्छा, अंगूठा के बाद की जो अंगुली है उसका नाम तर्जनी है दोस्तों, तर्जनी है दोस्तों। और जो बीच में है, जो मध्य में है, उसका नाम है दोस्तों मध्यमा। जी हाँ, उसका नाम है मध्यमा दोस्तों। और ये जो छोटी उंगली के पास की उंगली है इसको अनामिका कहते हैं, जो कि बहुत बार पूछी गई है। इसका नाम है दोस्तों अनामिका। जी हाँ, अनामिका। इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ अनामिका। और जो सबसे छोटी उंगली होती है दोस्तों, जो सबसे छोटी उंगली होती है, इसको यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे छोटी उंगली को कनिष्ठा कहते हैं। जी हाँ, कनिष्ठा ये है। तो ये 5 उंगलियां हैं। अंगूठे को अंगुष्ठ कहते हैं, अंगूठे के बाद वाली को तर्जनी कहते हैं, बीच वाली उंगली को मध्यमा कहते हैं, और छोटी उंगली के पास वाली उंगली को आप जान चुके हैं अनामिका कहते हैं, और सबसे छोटी उंगली को कनिष्ठ कहते हैं। तो ये सभी नाम जानने के बाद आइए आते हैं क्वेश्चन पर। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? तो मध्यमा और कनिष्ठिका के बीच की उंगली को क्या कहते हैं दोस्तों?
तो अनामिका कहते हैं दोस्तों। यहाँ वर्तनी का भी क्वेश्चन इसमें समाया हुआ है। एक अनामिका है, एक अनिमिका है, एक अनामिका है, तो शुद्ध नाम आपका ऑप्शन डी होगा। अनामिका कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, तो इतने ही क्वेश्चन को अभी हम देखेंगे इस श्रृंखला में। आज बस करते हैं, फिर मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, जिसमें और प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो ये जो है प्रत्येक श्रृंखला, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। और दोस्तों एक बार फिर से पुनः कहना चाहेंगे, अभी हमारा चैनल बहुत ही बड़ा नहीं है, इसको बड़ा करने में हमारी सहायता करिए। करना आपको इतना है, आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, केवल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट भी आप ज़रूर करिए और मित्रों में इसको शेयर करिए। कमेंट आप ज़रूर करिए वीडियो कैसा लगा आपको, या फिर वीडियो के किसी भी क्वेश्चन से आपके मन में कोई क्वेश्चन उठता है तो उस क्वेश्चन को लिख करके कमेंट ज़रूर करिए। वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट करिए, तो कमेंट ज़रूर करिए आप। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आपसे मैं बाल मुकुंद विदा लेता हूँ इस वीडियो से। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।